नमस्कार दोस्तों। आदर्श टेक्निकल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था डीसी थ्योरी। तो यहाँ पे डीसी थ्योरी आपका चैप्टर चल रहा था डीसी थ्योरी। और इस डीसी थ्योरी में अपन ने क्या क्या पढ़ा इसका 2 मिनट में मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले अपन ने यहाँ पे पढ़ा करंट। तो यहाँ पे करंट यानी कि धारा के बारे में डिस्कस किया था। और धारा के बारे में क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले अपन ने पढ़ी थी परिभाषा। क्लियर। और परिभाषा क्या थी, तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर धारा कहलाती है, आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है, आवेश तथा समय का जो अनुपात होता है वो धारा कहलाती है। यहाँ वोल्टेज तथा प्रतिरोध का जो अनुपात होता है वो धारा कहलाती है। एक था आपका P बराबर V I था। तो यहाँ पे पावर तथा वोल्टेज का जो अनुपात होता है वो धारा कहलाती है। इलेक्ट्रॉन अगर एक ही दिशा में स्वतंत्र गति से प्रवाहित हो रहे हैं तो वो भी धारा कहलाती है। इसके बाद में अपन ने यहाँ पे प्रतीक को देखा कि ठीक है ये प्रतीक होते हैं। यहाँ पे प्रतीक आई होता है जो कि मैन परिपथ में होता है, और अगर उप परिपथ पूछता है तो यहाँ कैपिटल आई आता है। इसके बाद में यहाँ पे मात्रक के बारे में चर्चा की थी अपन ने। तो यहाँ पे जो मात्रक है वो मात्रक क्या होता है, तो मात्रक के बारे में पढ़ा कि एम्पियर होता है। दूसरा मात्रक आपका क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट तीसरा मात्रक अपन ने आगे देखा कि एक धारा का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो बायोट होता है। धारा एक प्रकार की अदिश राशि होती है। धारा जो होती है अदिश राशि होती है। या उसके बाद में बीमा पे चर्चा की। बीमा के बाद में यहाँ पे धारा के बारे में अपन ने देखा था चाल यानी कि गति। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड होती है। और 186,000 यानी 1,86,000 मील पर सेकंड होती है। इसके अलावा यहाँ पे अपन ने धारा की दिशा के बारे में चर्चा की थी कि धारा जो होती है वो प्लस से किधर जाती है, माइनस की ओर जाती है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है, धन से ऋण की ओर जाती है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर अर्थात धारा के विपरीत दिशा में गति करते हैं। इसके अलावा अपन ने ये भी देखा कि जो धारा होती है, करंट होती है, ये जब किसी चालक तार के अंदर प्रवाहित होती है तो चालक तार के चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये विशेष तौर से अपन ने समझा। यहाँ पे फिर आपने चर्चा की कि धारा को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एमीटर का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। और एमीटर किस क्रम में लगता है, तो अपन ने कहा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, क्योंकि इसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट ये भी कहा कि एमीटर को अगर समांतर क्रम में लगा दिया जाए तो दोस्तों इसका प्रतिरोध कम होने के कारण धारा ज्यादा जाएगी और ये कुछ ही समय में क्या हो जाएगा, जल जाता है। इसकी रेटिंग बढ़ाने के लिए इस एमीटर के समांतर क्रम में निम्न मान का एक प्रतिरोध जोड़ते हैं जिसे संट प्रतिरोध कहते हैं। और वो संट प्रतिरोध आपका यूरेका या मैग्नीन का बना होता है। नेक्स्ट अपन ने बात की कि यहाँ पे धारा को किससे मापा जाता है, तो एमीटर से। और धारा को किस में मापा जाता है, तो एम्पियर में मापा जाता है। धारा हमेशा बंद परिपथ में क्या होती है, प्रवाहित होती है। ये हमेशा सरल मार्ग और निम्न प्रतिरोध मार्ग हमेशा चुनती है। तो दोस्तों ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली थी। धारा की मात्रा भी पढ़ी थी। धारा के अंतर्गत यहाँ पे कुछ फैक्ट और है, जैसे कि कल भी अपन ने पढ़ा था यहाँ पे इस प्रकार से कि दो समांतर चालक है और इसमें धारा अगर समान दिशा में जा रही है तो यहाँ दोनों के मध्य क्या लगता है, बल लगता है। और यहाँ पे जो बल लगेगा वो कौन सा होगा, आकर्षण होगा, समान दिशा में है। तो अगर ये विपरीत दिशा में है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगता है। और इसके मध्य में जो बल लगता है उस बल को किससे मापा जाता है, तो मैंने कहा था कि उसे बायो सावर्ट किससे मापा जाता है, तो बायो सावर्ट से मापा जाता है, जो एम्पियर नियम का सुधरा हुआ रूप होता है। इसके अलावा मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये भी अपन ने पढ़ा कि एक यानी कि दो समांतर चालक होते हैं, अगर इसके मध्य में 1 मीटर का गैप होता है, 1 मीटर का गैप होता है तो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर का क्या लगता है, इसमें बल लगाया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज अपन ने क्लियर कर ली थी। आज आगे चर्चा करते हैं और देखिएगा दोस्तों यहाँ पे आज के बारे में, यहाँ पे वही धारा के बारे में चर्चा करते हैं।
धारा के अंतर्गत कुछ फैक्ट और रह गए थे तो उन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ते हैं ये। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा धारा किस माध्यम में गुजरती है, यानी धारा प्रवाह के लिए माध्यम। तो यहां अपन ने लिखा धारा प्रवाह के लिए माध्यम, धारा प्रवाह के लिए माध्यम। तो दोस्तों यहाँ पे कौन से माध्यम में धारा प्रवाहित होती है, तो यहाँ अपन सीधा सा कहेंगे कि सर धारा प्रवाह के लिए जो माध्यम होगा तो सीधी सी बात है चालक के अंदर तो गुजरेगी। तो यहाँ पे अपन ने पहला कहा ठोस, क्या ठोस चालक, ठोस चालक के अंतर्गत धारा प्रवाहित होगी। दूसरा अपन कहते हैं यहाँ पे एक होती है गैस चालक और एक होता है मेरे दोस्तों द्रव, द्रव चालक। तो इन तीनों के अंतर्गत ही किसका प्रवाह होगा, धारा का प्रवाह होगा। और धारा का प्रवाह होगा तो किसके द्वारा होगा, तो ये चीज सबसे पहले आपसे पूछेगा धारा प्रवाह के लिए माध्यम। तो ये तीनों माध्यम है और तीनों माध्यम में ही धारा प्रवाहित होगी, लेकिन किस गुण के कारण होगी, तो ध्यान रखना ठोस के, जो भी ठोस चालक होगा इसमें जो धारा का प्रवाह होगा वो ध्यान रखना यहाँ पे लिखेंगे मुक्त, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह होता है। तो केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट आता है गैस चालक। तो मेरे दोस्तों गैस चालक के अंतर्गत क्या होता है, तो अपन कहेंगे कि मेरे दोस्तों यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन कोमा यहाँ धनावेश, क्या कहेंगे यहाँ पे धनावेश व ऋणावेश तीनों के कारण, तीनों के कारण। तो यहां तीनों के कारण धारा प्रवाहित होगी। जबकि द्रव के अंतर्गत बात करते हैं तो इसमें धनावेश, धनावेश व ऋणावेश, ऋणावेश दोनों के कारण, दोनों के कारण। तो यहां अपन कहेंगे दोनों के कारण धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो यहाँ पे अपन ने तीनों माध्यम पढ़ लिए कि यहाँ पे धारा प्रवाह के लिए जो माध्यम होगा वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे अपन ने देखा दोस्तों तो यहाँ पे धारा प्रवाह के लिए जो माध्यम होता है वो एक तो ठोस चालक होगा, एक आपके गैस चालक होगा और एक द्रव चालक। तीन माध्यम हो गए और तीनों माध्यम में धारा किस गुण के कारण प्रवाहित होती है, तो ये तीनों माध्यम आपके सामने हो गए और गुण भी हो गए। ठीक है, अब आराम से इसको आप उतार लीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। और यहाँ पे आगे यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं धारा के बारे में। धारा जो होती है किसके कारण प्रवाहित होती है, तो दोस्तों ध्यान रखना जो धारा होती है, भाई मैं ये सीधा कह रहा हूँ जैसे कि ये चालक तार है, अगर इस चालक तार के अंतर्गत यहाँ पे 10 वोल्टेज है और ये भी 10 वोल्टेज है। अब मुझे ये बताइए धारा किधर बहेगी, धारा तो किधर बहती है, उच्च विभव से निम्न विभव। अब इसमें कौन सा तो उच्च है कौन सा निम्न है, तो यहाँ पे चर्चा करेंगे कि दोस्तों ये और ये दोनों समान है। जब दोनों समान वोल्टेज होते हैं तो इसमें धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका मतलब है कि इसको एक को कम होना पड़ेगा। तो मैंने कह दिया कि जैसे ये 9 है और 9 है, ये 10 है, ये 9 है, तो ये उच्च विभव हो गया, ये निम्न विभव हो गया। अब धारा बोलो इस दिशा में प्रवाहित होगी कि नहीं होगी, होगी। तो यहाँ क्या हुआ, एक विभव ये हो गया, एक विभव ये हो गया, तो यहाँ विभवांतर का अंतर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ विभवांतर होने के कारण ही धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं सीधा सीधा कि धारा, धारा हमेशा, धारा हमेशा विभवांतर, विभवांतर के कारण ही प्रवाहित होती है।
ये। तो यहाँ सीधा सा अपन ने लिख दिया कि धारा हमेशा विभवांतर के कारण ही प्रवाहित होती है और तार के चारों ओर हमेशा क्या प्रवाहित होता है, तो यहाँ तार के चारों ओर जो होता है वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये चीज अपन ने कल समझ ली थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे आगे चर्चा करते हैं कि जो धारा होती है, धारा धनावेश और ऋणावेश दोनों के कारण उत्पन्न होती है। यहाँ पे कहेंगे कि धारा जो होती है, धारा यहाँ पे मेरे दोस्तों, धारा धनावेश व ऋणावेश दोनों के कारण प्रवाहित होती है ये। तो यहाँ पे सीधा सीधा अपन ने ये फैक्ट देखा। क्लियर? यहाँ पे आगे चलते हैं, तो आगे क्या है आइए समझते हैं आगे। यहाँ पे दोस्तों अगला जो पॉइंट है अपना वो क्या है यहाँ पे। तो इस पॉइंट के बारे में समझते हैं अब कि एम्पियर, तो एम्पियर तो है लेकिन कितना एम्पियर, तो बात करेंगे 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर होता क्या है भाई, यहाँ पे कहते हैं कि 1 एम्पियर होता क्या है, तो सीधी भाषा में अपन ये कह रहे हैं कि जैसे कि ये कोई बिंदु है और इस बिंदु से क्या गुजरेंगे, तो अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। कितने गुजरेंगे, तो सीधा अपन ने कहा कि यहाँ पे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगर इतने इलेक्ट्रॉन इस बिंदु से कितने समय में, तो अपन कहेंगे 1 सेकंड समय में अगर गुजर जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या कहा कि किसी बिंदु से 1 सेकंड समय में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अगर गुजर जाते हैं, तो इस बिंदु पर जो उत्पन्न मान होता है वो 1 एम्पियर कहलाता है। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, हमको पता है कि Q बराबर क्या होता है, एक होता है IT। क्लियर? यहाँ पे बात करेंगे कि Q बराबर होता है NA, ये होता है। तो यहाँ पे मुझे जैसे N का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे आई, इसको थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे कि Q बराबर NE होता है। दोस्तों इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि मुझे परिभाषा लिखनी है। तो यहाँ पे बात करेंगे Q बराबर NE। तो यहाँ पे अगर मुझे N निकालना है तो Q बटा क्या हो जाएगा, NE हो जाएगा। तो यहाँ पे Q कितना, आवेश कितना है, तो अपन सीधा सा कहेंगे कि यहाँ पे 1 होता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो कितना होगा, तो अपन कहेंगे कि 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम होता है। भैया यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम होता है। तो इसका भाग अपन को देना है इसमें। तो यहाँ पे जब भाग देते हैं तो अब क्या करेंगे कि 10⁻16 है ना, इसको आप क्या कीजिए, सीधा ऊपर ले जाइए। तो ऊपर इसको अगर ले जाते हैं तो ये तो प्लस की हो जाएगी। अगर ये प्लस की हो जाती है, 1 में 1.6 का भाग दीजिए, तो 1 के अंतर्गत 1.6 का भाग देते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा पॉइंट हटेगा तो 0 लगेगी ना, अब भी भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ 100, तो यहाँ कहूँगा भैया मैंने पॉइंट लगा दिया, तो अब भाग दीजिए। तो 16 पंजी 80, 16 छिकी 96, कितना बचा 4 0, तो 16 दूना 32, 8 बचा 0, 16 पंजो 80। यानी कि मैं ये कहूँगा कि 1 के अंतर्गत यदि 1.6 का भाग देते हैं तो यहाँ अपने पास में मान आता है 625। तो मैं सीधा सीधा कहूँगा कि 625 तो ये है, और ये अपन ने क्या किया था, ऊपर भेज दिया था। तो ऊपर भेज दिया था तो भैया 10⁻19 होगा कि नहीं होगा, प्लस में होगा, क्योंकि नीचे माइनस का है, ये ऊपर जाके हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या अपने पास में आ चुकी है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ इसको तो मैं रब कर देता हूँ ये चीज। तो यहाँ पे सीधा सीधा
क्या है, आइए समझते हैं। तो यहाँ पे अपन सीधा कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स अपने पास में आ गए। तो इसकी मैं डेफिनेशन अगर समझाना चाहूँ आपको, तो डेफिनेशन सीधी सी क्या होगी, आइए डेफिनेशन लिखते हैं। तो यहाँ अपन लिखेंगे किसी बिंदु से, किसी बिंदु किसी बिंदु से 1 सेकंड समय में 1 सेकंड समय में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, किसी बिंदु से 1 सेकंड समय में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है, तो वह 1 एम्पियर होता है, वह 1 एम्पियर होता है। दोस्तों यहाँ पे अब आपसे क्या पूछेगा कि भैया 1 एम्पियर में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि एक आवेश, यानी एक आवेश के अंदर, या एक कूलाम कह सकता है, तो एक आवेश के अंतर्गत कितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ 1 एम्पियर के अंतर्गत कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ अपन ने कहा कि भैया यहाँ पे 6.25 इंटू 10 की पावर क्या होगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स होगा। लेकिन सर आपने तो यहाँ पे ये निकाला था। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो नीचे 3 जीरो आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। तो यहाँ पे अगर मैं 3 जीरो हटाता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 725 आ जाएगा। और नीचे 3 जीरो आ चुकी है, नीचे 3 जीरो है तो ऊपर 19 में से ही तो कटेगी, तो नीचे कितनी, ऊपर कितनी बचेगी, 16। तो यहाँ 10 की पावर ये 16 आ गई। इसी प्रकार यहाँ चेक कर सकते हो। अब यहाँ मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितनी जीरो आ जाएगी, 2 जीरो। तो ये 2 जीरो किस में से कटेगी, 18 में से। तो कितनी आई, 16 ही तो आई। तो ये मान और ये मान क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो 625 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, कि जैसे कि ये मान आया कि 625 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन, ये भी तो होता है भाई। यहाँ पे अपन ने कहा ये 2 संख्या के बाद में पॉइंट ये लगा, इसके बाद 3 संख्या के बाद ये लगा। तो मेरे दोस्तों ये ऐसे भी तो हो सकता है कि 62.5 इंटू 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यहाँ जरूरी नहीं होता कि ये ऐसे हो, यहाँ कई बार क्या होता है ये 6.24 भी दे देता है, तो गलती नहीं है। तो 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स ये होता है। तो दोस्तों ये सारा का सारा 1 एम्पियर बराबर है। और 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या आपसे कहा जाएगा एक कूलाम में कितने आवेश होते हैं। तो या तो आप कह दो 1 एम्पियर में कितने होते हैं, या फिर आप कह दीजिए कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सारा का सारा अपना आसानी से पढ़ सकते हैं। तो 1 एम्पियर की आपसे सीधी परिभाषा पूछे तो सीधा कहना, किसी बिंदु से 1 सेकंड समय में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, तो वहां पे वह मान क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर होता है। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगला जो पॉइंट आता है, और अगला पॉइंट क्या है अपना, आइए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगला पॉइंट आता है दोस्तों, यहाँ पे ये चीज समझिएगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जो पॉइंट है अपना दोस्तों क्या है कि विद्युत धारा के प्रभाव। दोस्तों यहाँ पे विद्युत धारा का प्रभाव होता है, क्योंकि क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जाता है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा है तो उसको किस तरीके से पता लगाते हैं कि उत्पन्न प्रभाव से होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, चमकने से होता है क्या। तो वहां पे यहाँ किसी पदार्थ के अंदर या किसी के अंदर धारा जाती है, तो धारा गुजरने पर वहां पे जो प्रभाव होता है वो कौन सा होता है। तो आइए समझते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ऊष्मीय प्रभाव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। अब ये क्या होता है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझना है आप। मैं ये कह रहा हूं कोई चालक तार है, चालक तार के अंतर्गत क्या गुजारोगे आप, धारा। धारा गुजारते हो तो यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनना, धारा गुजारते हो तार गर्म होगा, तार गर्म होता है यानी ऊष्मीय प्रभाव होगा। जब धारा गुजारोगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र कम होता है और यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। अब हीटिंग इफेक्ट के लिए चालक का गुण होना चाहिए, कौन से पदार्थ में ज्यादा होता है, कौन से में कम होता है। जैसे चांदी है, तांबा है, इसमें ऊष्मा है वो कम होती है, जबकि नाइक्रोम है, कैंथाल है, टंटालम है, इनमें ऊष्मा होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे सीधा सा अपन कहेंगे, अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाह करने पर ऊष्मा अगर पैदा होती है तो वो आपका ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। अब वो सीधा आपसे पूछा जाता है कि मुझे तो ये बता दो कौन से उपकरणों में धारा का प्रभाव होता है, कौन से उपकरणों में धारा का प्रभाव होता है। तो उपकरण का पूछता है तो मेरे दोस्तों यहाँ पे सीधा लिखेंगे कि सर जैसे कि हीटर होता है, क्या होता है, हीटर होता है। एक अपन बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे कि प्रेस होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन है ना, तो यहाँ पे सोल्डरिंग होता है, तो यहाँ लिखा अपन ने सोल्डरिंग, ठीक है, ये सोल्डरिंग हो गया। यहाँ नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हीटर हो गया, प्रेस हो गया, सोल्डरिंग हो गया। इसके अलावा दोस्तों विद्युत केतली, विद्युत केतली, विद्युत केतली, यहाँ पे बात करेंगे इमर्सन रोड, इमर्सन रोड, यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों गीजर, ठीक है। अब यहाँ और भी कई सारे उपकरण होते हैं जो ऊष्मीय प्रभाव पर यानी हीटिंग इफेक्ट पर काम करते हैं। हीटर हो गया, प्रेस हो गया, सोल्डरिंग, सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन हो गया, विद्युत केतली हो गई, इमर्सन रोड हो गए, गीजर, और यहाँ पे लिख देंगे आदि यानी कि ETC, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला पॉइंट आता है चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इफेक्ट। चुंबकीय प्रभाव में क्या होगा मेरे दोस्तों, अब ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैंने कहा कि जब किसी तार में धारा का प्रवाह किया जाता है तो उसके चारों ओर चुंबक लेना है, चुंबकीय होता है। अब यहाँ पे अगर आपको चुंबकीय चाहिए तो भैया इस सीधे चालक तार में तो बहुत कम होता है, तो अपन क्या करेंगे, सीधे चालक तार को क्या बना देंगे, यहाँ पे कुंडली का रूप ले लेंगे। तो कुंडली में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है, और चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है तो अब इस चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे कि हमने कहा कि मोटर होती है उसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है, जनरेटर होता है उसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है, अल्टरनेटर होता है वहां भी चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो जितने भी आपकी मशीनें होती है वो सारी की सारी किस सिद्धांत पर काम करती है, तो अपन कहेंगे उनमें सब में चुंबकीय प्रभाव होता है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि धारा देने पर, विद्युत धारा देने पर चुंबकीय प्रभाव होता है तो कौन कौन से उपकरणों में होगा, तो सीधा सा अपन कहेंगे दोस्तों यहाँ पे कि सभी प्रकार की एक तो मोटर होती है, ठीक है। यहाँ पे अपन कहेंगे कि जनरेटर, ठीक है, जनरेटर हो गया। यहाँ पे मेरे दोस्तों ये ट्रांसफॉर्मर हो गया। यहाँ पे बात करेंगे कि अल्टरनेटर भी होता है, ठीक है। यहाँ पे तो ये मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ट्रांसफॉर्मर हो गया, अल्टरनेटर आदि, यहाँ पे तो ये सभी के अंतर्गत क्या आता है, तो यहाँ पर कहेंगे चुंबकीय प्रभाव होता है। क्लियर। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों यहाँ पे ये, तो यहाँ पे रासायनिक प्रभाव। अब रासायनिक प्रभाव यानी केमिकल इफेक्ट। तो रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट क्या होता है, तो मैंने सीधा सा ये कहा कि जैसे ये कोई बर्तन है और इसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थ डाल दिया, और जैसे ही इसके अंतर्गत अपन विद्युत धारा डालते हैं तो विद्युत धारा डालने पर इस केमिकल के अंतर्गत इसकी संरचना या इसके गुणों में कोई प्रभाव हो जाता है तो रासायनिक प्रभाव हुआ। लेकिन रासायनिक प्रभाव किसके कारण हुआ, धारा के कारण, तो ये धारा के कारण होता है तो ये रासायनिक प्रभाव होता है। और इसके अंतर्गत ये कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे कि बात करेंगे एक आपके हो गया सेल, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे बैटरी, नेक्स्ट बात करेंगे जैसे विद्युत लेपन, विद्युत लेपन, लेपन, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग,
इलेक्ट्रो प्लेटिंग, ये इलेक्ट्रो प्लेटिंग आदि, ठीक है, ये आदि। तो यहाँ पे ये हुआ। आगे बात करते हैं यहाँ पे किरण प्रभाव यानी रे इफेक्ट। दोस्तों इसमें होता क्या है कि एक बिल्कुल निर्वात नली होती है, यहाँ पे ये निर्वात नली होती है, और निर्वात जब नली होती है तो उसमें उच्च वोल्टेज की जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यहाँ पे एक किरण पैदा होती है और उस किरण का नाम होता है एक्स किरण। तो यहाँ पे एक्स किरण का जो प्रयोग होता है वो चिकित्सा के अंदर का जो एक्सरा मशीन होती है या फिर सोनोग्राफी मशीन होती है तो वहां पे इसका अपन क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो प्रयोग होगा वो बात करेंगे एक्सरे, किसमें बात करेंगे, एक्सरे के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे सोनोग्राफी, सोनोग्राफी आदि, तो आदि में इसका क्या करेंगे अपन, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे अपन चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों कि गैस आयनीकरण यानी गैस आयनीसेशन इफेक्ट होता है। अब गैस आयनीसेशन इफेक्ट होता है तो ये गैस आयनीकरण क्या होता है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि जो बड़े लैंप होते हैं, जैसे सोडियम वेपर लैंप है, मरकरी वेपर लैंप है, तो उसमें क्या होता है जो गैस भरी जाती है उसके अंतर्गत ऊष्मा होती है, उस ऊष्मा के कारण वहां पे डिस्चार्जीकरण होता है। क्या होता है, डिस्चार्जीकरण होता है, और उस डिस्चार्जीकरण के कारण ही वहां पे गैस का आयनीकरण होता है। तो यहां कहेंगे उच्च क्षमता के लैंप, उच्च क्षमता के लैंप। जैसे में बात करते हैं, जैसे में बात करेंगे सोडियम वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप, ठीक है, मरकरी वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप और सोडियम वेपर लैंप, तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, ये गैस आयनीकरण में होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपन ने समझा, एक होता है आपका ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा होता है यहाँ पे चुंबकीय प्रभाव, तीसरा होता है रासायनिक प्रभाव, चौथा होता है किरण प्रभाव, और पांचवा होता है गैस आयनीकरण। सबसे पहले तो यही पूछेगा कि निम्न में से धारा का कौन सा प्रभाव है या नहीं है, धारा का कौन सा प्रभाव है या नहीं है। तो यहाँ पे अपन ने बहुत अच्छे तरीके से देखा कि धारा के यहाँ पे 5 प्रभाव है और पांचों प्रभाव के उदाहरण भी देखा। अब आपसे क्या पूछेगा, जैसे आपसे कहेगा कि भैया विद्युत लेपन होता है, विद्युत लेपन होता है, और इस विद्युत लेपन के अंतर्गत धारा का कौन सा प्रभाव होता है, तो आप अपन क्या कहेंगे, यहाँ पे रासायनिक प्रभाव होता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि यहाँ पे विद्युत केतली होती है, तो विद्युत केतली में धारा का कौन सा प्रभाव होता है। आपसे सीधा क्वेश्चन कहेगा कि जैसे सोडियम वेपर लैंप है तो धारा का इसमें कौन सा प्रभाव है, तो अपन कहेंगे भैया इसमें गैस आयनीकरण प्रभाव होता है। बोलो दोस्तों समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है तो अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे अब दोस्तों ये क्लास आज की YouTube पे लास्ट क्लास रहेगी, इसके बाद सारी जो क्लास रहेगी वो ओनली फॉर ऐप के ऊपर रहेगी। दोस्तों आपने यहाँ पे 4 क्लास डेमो के लिए मैंने दे दी है, और यहाँ पे अब आप यहाँ समझ सकते हो ऐसे ही कंटिन्यूटी क्या होता है। कई टीचर होते हैं जो उनको जो अच्छा टॉपिक लगता है वो शुरू में पढ़ा देते हैं, लेकिन मैं शुरू से एंड तक ऐसा ही पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छे लेवल पे पर चलेंगे। यहाँ तो ये बेसिक था जो आपको ज़्यादातर जानकारी इनके बारे में होती है, लेकिन यहाँ पे एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे लेवल पर आगे देखते रहेंगे, जो पूरी मशीन है सब कुछ है तो वहाँ पे लेकर चलेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं, और अगला जो पॉइंट होता है दोस्तों वो अगला पॉइंट क्या होगा, आइए। तो यहाँ पे अगला पॉइंट होता है दोस्तों, यहाँ पे अपना अगला पॉइंट होगा धारा घनत्व। तो यहाँ पे दोस्तों ये धारा घनत्व पॉइंट हो गया, ये धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी। अब धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी किसे कहते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट। धारा के बारे में सब कुछ अपन ने देख लिया,
धारा को अपन ने क्लियर कर लिया, धारा क्या होती है, धारा किधर से किधर गुजरती है, धारा का प्रतीक मात्रक किससे मापते हैं, सारी डिटेल अपन ने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर ली। धारा घनत्व ये इसी से रिलेटेड है, तो सीधा सा अपन कहते हैं कि जैसे कि ये एक चालक तार है, ठीक है, ये चालक तार है और ये चालक तार है, तो इसका ये भाग जो है ये कटाक्ष क्षेत्रफल है कि नहीं है, यहाँ पे अगर ये कटाक्ष क्षेत्रफल है, इसमें से अगर धारा गुजरती है तो वो धारा ही रहेगी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये अगर कटाक्ष क्षेत्रफल है तो इसका अगर मैं बात करूंगा, ये एक छोटा सा भाग ले लिया जैसे मैंने, तो इस भाग में से या इकाई क्षेत्र कहूंगा इसको, इसे क्या कहूंगा, इकाई क्षेत्र कहूंगा, और इस इकाई क्षेत्र में से गुजरने वाली जो धारा होती है उस धारा को ही क्या कहा जाता है, धारा घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या कहेंगे, किसी चालक के इकाई कटाक्ष क्षेत्रफल, कटाक्ष क्षेत्रफल नहीं, इकाई कटाक्ष क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है, भाई मैंने क्या कहा कि ये चालक है, चालक का कटाक्ष क्षेत्रफल है, लेकिन उसमें भी क्या ले लिया, इकाई कटाक्ष क्षेत्रफल ले लिया। तो यहाँ पे सीधा सीधा परिभाषा को देखते हैं, और ये जो आपकी परिभाषा रहेगी वो क्या रहेगी, तो यहाँ पे परिभाषा समझते हैं इसकी परिभाषा। तो भैया परिभाषा क्या रहेगी, तो यहाँ कहेंगे किसी चालक के कटाक्ष, किसी चालक के यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, किसी चालक के इकाई कटाक्ष क्षेत्रफल, इकाई कटाक्ष क्षेत्रफल में से प्रवाहित धारा घनत्व कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। क्लियर, किसी चालक के इकाई कटाक्ष क्षेत्रफल में से प्रवाहित धारा क्या कहलाएगी, तो यहाँ तो अपन को इसको टारगेट करना है इकाई क्षेत्रफल से, तो इकाई क्षेत्रफल यानी इकाई कटाक्ष क्षेत्रफल से, तो यहाँ मैंने समझाया कटाक्ष क्षेत्रफल है, उसका इकाई क्षेत्रफल अपन ने ले लिया जिसमें से गुजरने वाली धारा। नेक्स्ट यहाँ पे चर्चा करेंगे दोस्तों, और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि भैया इसका प्रतीक तो बता दीजिए जरा, कि इसका प्रतीक क्या होता है धारा घनत्व का। तो धारा घनत्व का जो प्रतीक होता है वो होता है जी। क्या होता है यहाँ पे मेरे दोस्तों, क्या होता है इसका प्रतीक, तो सीधा सा अपन कहते हैं कि यहाँ पे इसका जो प्रतीक रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे जे रहता है। आगे चर्चा कीजिए दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कमेंट देख लेता हूं। चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, इसका प्रतीक तो क्या होगा जी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मात्रक, ठीक है, और यहाँ पे जो मात्रक होगा वो क्या, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या गुजारी, तो हम तो ये कहेंगे कि हमने तो धारा गुजारी है। अरे कहाँ से गुजारी, अरे क्षेत्रफल से गुजारी, तो क्षेत्रफल लिख दीजिए, क्षेत्रफल लिख दीजिए। अब किसमें से गुजारी, इकाई का मतलब ये प्रति तो आएगा, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा ही क्या कहलाएगी, तो अपन कहेंगे यहाँ पे धारा घनत्व। तो यहाँ पे एक ये फॉर्मूला बना कि नहीं बना, यहाँ पे ये फॉर्मूला बना कि नहीं बना। तो यहाँ पे अब बात करते हैं मात्रक की, तो भैया धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पे बात करेंगे एम्पियर, ये लो एम्पियर। अब नीचे क्या है, प्रति, तो भैया प्रति तो लगाएंगे, तो यहाँ पे एम्पियर प्रति यहाँ पे
एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ये लो, अब इसको थोड़ा सा मैं कैसे लिखूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये डायग्राम मैंने वापस रिप्रेजेंट कर दिया। ये तो यहाँ पे ये धारा घनत्व हो गई। अगर मैं इसका सूत्र लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, जे बराबर धारा का क्या हो जाएगा, आई बटा, ये आगे क्षेत्रफल को किससे दर्शाएंगे, ए से, तो यहाँ जे बराबर आई बटा ए होता है। तो ये तो क्या हो गया भाई, यहाँ पे अपन कहेंगे सूत्र, ये क्या हो गया सूत्र यानी फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले हो गए। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है राशि कौन सी है, ये राशि कौन सी है, तो यहाँ पे कहेंगे कि जो आपकी धारा घनत्व जो राशि होती है वो कौन सी राशि है, एक प्रकार की ये सदिश राशि होती है। कौन सी राशि, सदिश। यहाँ पे अपन कहेंगे सदिश, और इसको कहते हैं वेक्टर। क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे धारा घनत्व सबसे पहले अपन ने परिभाषा पढ़ी, और परिभाषा के अंतर्गत यहाँ पे तरीके से अपन ने देखा कि किसी चालक के इकाई कटाक्ष क्षेत्रफल में से प्रवाहित धारा घनत्व कहलाती है। दूसरी चीज अपन ने पढ़ा कि जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, जे। मात्रक जो होता है वो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पे सूत्र पढ़ा, धारा घनत्व बराबर धारा बटा क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे जे बराबर आई बटा ए होता है। राशि कौन सी है, तो यहाँ पे सदिश वेक्टर होता है। ये चीज अपन ने क्लियर कर ली दोस्तों, ठीक है, उतार लीजिए इसको आराम से। अगला जो पॉइंट आता है, और अगला पॉइंट क्या आता है, आइए समझते हैं अगले पॉइंट को। और यहाँ पे दोस्तों अगला पॉइंट, यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउट रहता है। एक तो मैं थोड़ा सा इसको क्या कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये यहाँ पे अब थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये लो, यहाँ पे क्योंकि जब धारा होती है तो धारा को अपन चेंज भी करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी डिटेल से समझा दूं थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, यहाँ सबसे पहले बात करते हैं कि दोस्तों यहाँ पे जो 10 की पावर 1 है, इसको अपन क्या नाम देंगे, तो इसको कहते हैं डेका। क्या कहेंगे, डेका कहते हैं। और 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर यानी 10 लिखते हैं, और इसको मैं 10 की पावर 1 है तो इसको 10 से कर सकते हैं, यानी पावर हटा सकते हैं। तो ये 10 की पावर 2 है तो इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे होता है ये हेक्टो। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों इस हेक्टो को हटाने के लिए 100 से इंटू किया जाता है। यहाँ 10 की पावर 3 है, और 10 की पावर 3 को मतलब होता है किलो। तो किलो हटाने के लिए अपन क्या लगाते हैं, 1000 से गुणा किया जाता है। इसी प्रकार 10 की पावर 6 है तो उसे मेगा कहते हैं। 10 की पावर 9 होती है तो उसे हम गीगा कहते हैं। 10 की पावर जो 12 होती है उसे कहते हैं टेरा। उसे क्या कहेंगे, टेरा कहते हैं। 10 की पावर यहाँ पे 15 होता है, उसे हम कहते हैं पेटा। 10 की पावर 18 होता है तो उसे कहते हैं हेक्सा। 10 की पावर 21 होता है उसे कहते हैं जेटा। तो ये ध्यान रखना, जेटा 21, 18 तक याद रखते हैं लेकिन आजकल पूछने लग गया। तो यहाँ पे 10 की पावर 21 जो होता है वो होता है जेटा, और 10 की पावर जो 24 होता है, ये 10 की पावर 24 होता है, इसे कहते हैं योटा। 10 की पावर, अब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक तो किसमें चल रहा था, प्लस में। अब यहाँ पे जो है ये यहाँ से यहाँ तक किसमें है, माइनस में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, -1 को कहते हैं डेसी। और यहाँ पे अब यहाँ तो गुणा कर रहे थे, यहाँ 10 का भाग देंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो 10 की पावर -1 है तो ये डेसी हो गया, तो ये 10 की 1/10 हो गया, यानी 10 का भाग दे देंगे। 10 की पावर -2 को कहते हैं सेंटी। यहाँ पे सेंटी हटाने के लिए 100 का भाग दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 क्या होता है, मिली। 10 की पावर माइनस क्या हो जाएगा, 3 मिली होता है। 10 की पावर जो 6 होता है उसे कहते हैं माइक्रो। क्या होगा, माइक्रो। और 10 की पावर -9 होता है, ये होता है मेरे दोस्तों नैनो। क्या हो जाएगा, नैनो होता है। 10 की पावर यहाँ पे
-12 होता है तो ये होता है पिको। 10 की पावर -15 होता है, ये होता है फैक्टो। 10 की पावर 18 जो होता है ये होता है एटो। 10 की पावर 21 जो होता है ये होता है जेप्टो। 10 की पावर 24 होता है ये होता है योटो। तो यहाँ पे -1 डेसी, -2 सेंटी, -3 मिली, -6 माइक्रो, -9 नैनो, -12 पिको, 15 यहाँ पे फैक्टो, यहाँ पे -18 एटो, -21 जेप्टो, -24 योक्टो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा का पूरा प्लस और माइनस में अपन ने देखा है किसको हटाना किसको लगाना है। क्लियर दोस्तों यहाँ पे? तो ये सारी चीज है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं अब। तो यहाँ पे आइए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर अपन। तो ये आगे चलते हैं और दोस्तों ये लीजिए अगला पॉइंट जो बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट है। यहाँ पे बात करेंगे ये विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स शॉर्ट में क्या कहेंगे इसको? ईएमएफ कहते हैं दोस्तों। इसी को विद्युत दबाव भी कहते हैं। तो इसको अपन जानेंगे यहाँ पे विद्युत विद्युत दबाव। भैया आवाज में विद्युत दबाव। दूसरी चीज यहाँ पे इसे कहते हैं विद्युत धक्का। तो विद्युत विद्युत धक्का भी कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे विद्युत धक्का कह दीजिए, विद्युत दबाव कह दीजिए, या फिर विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ कहते हैं। अब ये क्या है तो समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे मैंने कहा कि मैंने एक परिपथ बनाया है, ठीक है, और ये परिपथ बना दिया। इस परिपथ के अंतर्गत क्या है, यहाँ पे अपन कहेंगे कि इसमें धारा है। इसमें क्या है? धारा प्रवाहित है। तो धारा यहाँ है, धारा अपने आप ही चलती है क्या? जी नहीं मेरे दोस्तों। यहाँ पे धारा कहो या फिर चाहे इलेक्ट्रॉन कहो, तो उस धारा को या इलेक्ट्रॉन को प्रवाह करने के लिए जो इसके पीछे से जो बल लगाया जाता है इस परिपथ में, इस धारा को प्रवाह करने के लिए पीछे से जो फोर्स लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, जो धक्का दिया जाता है। ध्यान रखना, मैं बार बार बता रहा हूं, धारा जो है एक लड़की है, समझना है केवल। धारा एक लड़की है और यहाँ पे ईएमएफ जो होता है यानी कि जो वोल्टेज होगा एक लड़का होता है। क्या होगा? एक लड़का होता है। तो ये एक लड़की है और ये एक लड़का है, दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे। ये जरूर है कभी लड़का आगे तो कभी लड़की आगे रहेगी, कभी साथ साथ रहेंगे, बस रहेंगे दोनों लेकिन एक साथ। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये लड़की यानी धारा, और धारा को भगाने के लिए या धारा को ले जाने के लिए जो बल लगाया जाता है उस बल को ही मेरे दोस्तों बोलो क्या कहेंगे? विद्युत वाहक बल कहते हैं। अरे क्या कहेंगे? विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो आपको परिभाषा तरीके से समझ में आ गई हो गई। तो सीधा सा अपन ने कहा किसी भी परिपथ में या किसी चालक के अंदर धारा को प्रवाह करने के लिए लगाया गया बल, लगाया गया फोर्स, लगाया गया धक्का क्या कहलाएगा? ईएमएफ कहलाता है। आइए परिभाषा को लिखते हैं। तो यहाँ पे सीधा सा अपन समझते हैं दोस्तों। ये सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा की। तो सीधा कहेंगे कि परिपथ में यानी कि विद्युत परिपथ में धारा को प्रवाह करने के लिए लगाया गया बल, ईएमएफ कहलाता है। ये सीधी सी परिभाषा में समझ लिया कि विद्युत परिपथ में धारा को प्रवाह करने के लिए लगाया गया बल क्या कहलाएगा?
तो यहाँ पे सीधा कहेंगे ईएमएफ कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे जो हमारा विद्युत वाहक बल होता है, विद्युत वाहक बल होता है, तो भैया इसका प्रतीक क्या होता है? तो इसका प्रतीक क्या होगा? तो इसका प्रतीक होता है सीधा सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई। इसका प्रतीक क्या होता है? ई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मात्रक की, तो यहाँ पे मैं बात करता हूं मेरे दोस्तों यहाँ पे मात्रक। अब इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक क्या हो जाएगा? तो इसका मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। और ये जो वोल्ट होता है एक रूप से मैं कह सकता हूं कि ये एसआई मात्रक होता है। क्या होता है? तो यहाँ पे एसआई मात्रक होता है। जबकि मेरे दोस्तों ध्यान रखना, सीजीएस, सीजीएस जो मात्रक होता है वो स्टेट वोल्ट होता है, स्टेट वोल्ट होता है। यहाँ पे इसका प्रतीक होता है वी। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये वोल्ट हो जाएगा, और सीजीएस जो मात्रक होगा वो स्टेट वोल्ट होता है। 1 वोल्ट बराबर क्या दिक्कत आ रही है? तो यहाँ पे 1 वोल्ट बराबर होता है 1/300 स्टेट वोल्ट, स्टेट वोल्ट। ये नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि जो राशि है वो राशि कौन सी है? तो यहाँ कहते हैं कि विद्युत वाहक बल एक प्रकार की ये अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होगी? तो यहाँ पे अदिश, और अदिश को क्या कहते हैं? वेक्टर। क्या कहते हैं इसको? वेक्टर। क्लियर? तो यहाँ पे ये वेक्टर राशि होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों यहाँ पे विमा, तो यहाँ इसकी विमा क्या होती है? सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे ये सदिश, सॉरी अदिश, और अदिश के साथ में लगता है स्केलर, स्केलर ये, क्योंकि यहाँ पे जो सदिश होती है वो वेक्टर कहलाती है। M1 L2 T-3, और यहाँ पे ध्यान रखना A की पावर होती है -1। तो यहाँ पे ये मेरे दोस्तों ये विमा रहेगी, ये आपको याद करनी ही पड़ेगी। तो विमा M1 L2 T की पावर -3 A की पावर -1 होती है। यहाँ पे आगे चर्चा करते हैं, और आगे है कि मापक यंत्र कौन सा होता है, यानी कि विद्युत वाहक बल को किसके द्वारा मापा जाता है। तो बात करेंगे दोस्तों मापक यंत्र। तो यहाँ पे मापक यंत्र जो होगा वो कौन सा होगा? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर होता है। क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर होता है। तो दोस्तों यहाँ तक आप उतारिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाक से उतार लीजिएगा। उतार लिया? ठीक है, आगे यहाँ पे आगे चलते हैं, और ये देखिएगा अब इसके अंतर्गत तो विद्युत वाहक बल में ही आगे अपन थोड़ा सा और समझते हैं यहाँ पे कि जो विद्युत वाहक बल है, जो विद्युत वाहक बल है इसमें जो वोल्ट मीटर होता है, क्या बात कर रहे हैं? वोल्ट मीटर। और ये जो वोल्ट मीटर होता है ये कहाँ लगाया जाता है? तो सीधा सा जवाब होगा सप्लाई, सप्लाई के समांतर, सप्लाई या फिर लोड के समांतर ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे दोनों वर्ड कभी भी आ सकते हैं, सप्लाई या लोड के समांतर, समांतर क्रम में, ये समांतर क्रम में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर है जो सप्लाई या लोड के समांतर क्रम में लगाया जाता है। यहाँ पे बात करेंगे कि इसका जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध, इसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? तो अपन कहेंगे इसका प्रतिरोध मेरे दोस्तों उच्च होता है। प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। यहाँ पे मैं बात करूंगा कि जो प्रतिरोध उच्च होता है
तो यहाँ पे चालकता क्या होगी, चालकता, तो चालकता कह दो या चाहे धारा कह दो, वो क्या होगी, निम्न होती है। यहाँ पे क्या होती है, निम्न होती है। जो वोल्ट मीटर होता है, इसका मैं संयोजन की बात करूं तो यहाँ पे देखो इस प्रकार से होगा, यहाँ पे ये लोड होता है और ये सप्लाई होगी। क्लियर। अब यहाँ अपन को क्या लगाना है, तो वोल्ट मीटर, तो भैया वोल्ट मीटर लगाया जाता है यहाँ पे इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये वोल्ट मीटर लगा दिए, ये तो हो गई सप्लाई, ये लोड हो गया, और यहाँ पे ये लगा दिया जाता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे ये वोल्ट मीटर हो चुका है। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि ये वोल्ट मीटर है, और ये वोल्ट मीटर है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध इसका उच्च होता है, और चालकता क्या होती है, निम्न होती है। क्योंकि ये किसका मापन करेगा, तो ये वोल्टेज का मापन करता है। किसका मापन करेगा, तो ये वोल्टेज का मापन करता है। तो धारा को तो रोकेगा ना, तो धारा को रोकने के लिए इसके अंतर्गत एक पीसी होती है, प्रेशर कॉइल, वो पतले तार अधिक लपेट की होती है और उसका प्रतिरोध होता है ज्यादा। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए कि इस वोल्ट मीटर को फेज तार के श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, तो इसको अगर फेज क्रम के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो ये भैया वास्तविक मान दर्शाएगा क्या, जी नहीं, क्योंकि इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। मैं ये बात कह रहा हूं, यदि यदि वोल्ट मीटर, यदि वोल्ट मीटर को श्रेणी में जोड़ दिया जाए तो वह अपना वास्तविक अपना वास्तविक मान अपना वास्तविक मान नहीं दर्शाता है, नहीं दर्शाता है। ये यहाँ पे अब आपसे कहा जाता है कि जो वोल्ट मीटर है इसका माप सीमा बढ़ानी है। तो दोस्तों वोल्ट मीटर की अगर माप सीमा बढ़ानी है आपको, तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे बात करेंगे माप सीमा बढ़ाने के लिए। वोल्ट वोल्ट मीटर की माप सीमा कह दो, चाहे इसको रेंज कह दीजिए, रेंज, या आप कह सकते हो इसको विस्तार बढ़ाने के लिए वोल्ट मीटर के श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध, उच्च मान का क्या जोड़ देंगे, प्रतिरोध, उच्च मान का प्रतिरोध लगाते हैं, और ये यूरेका या मैग्नीन का बना होता है। तो ये सारी चीजें अपने ढंग से समझिए दोस्त। इसका मैं अगर डायग्राम भी बनाऊं तो ये देखिएगा, यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये तो लोड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये हो गया, यहाँ पे सीधा सा लगा दिया, ये वोल्ट मीटर हो गया। और यहाँ पे ये जो वोल्ट मीटर है, तो यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कि ये हो गया प्रतिरोध, और इस तरह ये श्रेणी में लगेगा। तो ये है आपका प्रतिरोध, ये वोल्ट मीटर है। तो यहाँ इस वोल्ट मीटर के श्रेणी क्रम में उच्च मान का क्या जोड़ेंगे, प्रतिरोध जोड़ते हैं। तो ये सारी चीजें अपन ने यहाँ पे आराम से डिटेल से पढ़ ली है। क्लियर दोस्तों, कोई डाउट है तो बताइएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, पहले इसको उतारिएगा फटाक से।
ठीक है, आगे चलो यहाँ पे और देखते हैं तो समझिएगा। आगे इस विद्युत वाहक बल के अंतर्गत आगे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों एक होता है जैसे ईएमएफ, ठीक है, ये आपका ईएमएफ होता है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे ईएमएफ। और एक होता है विभवांतर, क्या होता है, विभवांतर, येलो विभवांतर। तो इन दोनों में ज्यादा कौन है, तो सीधा सा अपन ये कहेंगे कि भैया इसके अंतर्गत जो ईएमएफ होता है ना वो ज्यादा होता है, विभवांतर कम होता है और ईएमएफ क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जो ईएमएफ होगा वो ज्यादा होता है और विभवांतर क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि विद्युत वाहक बल या ईएमएफ को किससे मापते, किससे मापते हैं, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। एक होता है कि ईएमएफ को किस में मापते हैं। तो दोस्तों बहुत बारीक लेवल अंतर है, किस से मापते हैं, तो या किस से मापते हैं तो इसका मतलब उपकरण है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि वोल्ट मीटर, क्या आ जाएगा, वोल्ट मीटर से मापते हैं। और यहाँ पूछ रहा है किस में मापते हैं, तो अपन कहेंगे वोल्टेज में मापते हैं, वोल्टेज में। तो यहाँ पे वोल्टेज के अंतर्गत मापा जाता है। यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल होता है, जो विद्युत वाहक बल होता है ये आपका, इसका प्रतीक क्या हुआ, ईएमएफ, मात्रक क्या हुआ, यहाँ पे वोल्ट। दूसरा अपन कहते हैं किसके द्वारा, किस यंत्र के द्वारा मापन किया जाता है, तो वोल्ट मीटर के द्वारा मापन किया जाता है। इसे ध्यान रखिएगा, वोल्ट मीटर या इसे वोल्ट मापी भी कहते हैं, है ना, वोल्ट मापी, वोल्ट मापी भी अपन कहते हैं, जो समांतर क्रम में संयोजित की जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे और चर्चा करते हैं। यहाँ पे ये आपने उतार लिया होगा तो समझिएगा आगे और। यहाँ पे समझिएगा, अभी वोल्ट मीटर के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो देखो वोल्ट मीटर और एक अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा एमीटर, तो दोनों में बहुत ज्यादा स्टूडेंटों का कंफ्यूज रहता है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूं। एक जैसे कि पढ़ा आपने वोल्ट मीटर, क्लियर, वोल्ट मीटर ये लो, और एक पढ़ा आपने एमीटर ये लो। दोस्तों इन दोनों को ही दो भागों में बांटा गया। कैसे, यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि इसको दो भागों में इस प्रकार से बांटा गया। एक होता है सामान्य, यहां पे क्या शब्द लिखा मैंने, सामान्य वोल्ट मीटर, और एक लिखा मैंने यहां पे आदर्श, आदर्श वोल्ट मीटर। क्लियर। इसी प्रकार यहाँ पे एमीटर जो होता है ये भी दो प्रकार का हो गया। एक होता है सामान्य एमीटर और एक होता है दोस्तों यहाँ पे आदर्श, आदर्श एमीटर, ये चीज। तो दोस्तों यहाँ चार हो गए फैक्ट। अब चार फैक्ट के अंतर्गत आपसे पूछा क्या क्या जाएगा, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको तरीके से वो कर लूं, इस तरह, ये कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी इस प्रकार से। तो यहाँ पे जैसे कि मैं कुछ विशेषता लिखता हूँ, सबसे पहले आपका ये पूछा जाएगा संयोजन, ठीक है, कि इनको जोड़ेंगे कहाँ, संयोजन। तो दोस्तों यहाँ पे वोल्ट मीटर है, ये तो समांतर में होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, समांतर। और ये भी किसमें होगा, तो बात करेंगे समांतर में। जबकि हमारा एमीटर होगा सामान्य वाला हो, श्रेणी में जोड़ा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है।
और यहाँ पे ये आदर्श वाला होगा, ये भी किस में जोड़ा जाएगा, श्रेणी में मापा जाता है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा संयोजन के बाद में कि मापन किसका करते हैं, मापन यानी किसका मापन किया जाएगा, तो यहाँ पे कहेंगे कि वोल्टेज का मापन करेगा, यानी वोल्ट को मापेगा, और इसमें भी किसको मापेगा, वोल्टेज को, या आप कह सकते हो कि सप्लाई वोल्टेज होती है उसको मापता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जैसे कि सप्लाई वोल्टेज, और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि जो एमीटर होता है ये क्या मापता है, तो अपन कहेंगे लोड धारा को मापता है। किसको मापेगा, तो लोड धारा को मापता है। किसको मापता है भाई, लोड धारा को मापता है। तो ये भी किसको मापेगा, तो यहाँ कहेंगे कि ये लोड धारा को मापता है। ये लो, आगे नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा इसके अंतर्गत कि जो आपका वोल्ट मीटर होता है ये सामान्य वाला होता है, इसके अंतर्गत प्रतिरोध कितना होता है। तो यहाँ जैसे कि अपन ने लिखा प्रतिरोध, ठीक है, ये प्रतिरोध यानी R, तो यह प्रतिरोध इसमें क्या होगा, तो इसमें तो बहुत ज्यादा यानी ज्यादा होगा ना, तो यहाँ अपन कहेंगे अधिक। क्या कहेंगे, इसमें होता है अधिक। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पे कि ये तो आदर्श है, और आदर्श का मतलब होता है 100% शुद्ध, और 100% जब शुद्ध होता है तो यहाँ पे कोई दिक्कत होगी क्या, जी नहीं। तो ये तो वोल्टेज ही मापेगा, धारा तो आनी नहीं चाहिए, और धारा नहीं आएगी तो धारा जीरो, और धारा जीरो तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अनंत। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों अनंत, क्या हो जाएगा, अनंत होता है, यानी कि इनफाइनाइट होता है, असीमित होता है। असीमित भी लिख सकते हो, अनंत लिख सकते हो ना। यहाँ पे बात करते हैं कि सामान्य एमीटर में जो प्रतिरोध होता है वो होता है मेरे दोस्तों निम्न। यहाँ पे प्रतिरोध क्या होगा, निम्न होता है, जबकि आदर्श के अंतर्गत क्या होगा, तो यहाँ पे इसमें प्रतिरोध ही नहीं होगा, तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि शून्य। क्या हो जाएगा, शून्य, यानी कि जीरो होता है। यहाँ पे मैं बात करूंगा, प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोध के बाद में बात करेंगे चालकता। तो ये लो चालकता, तो ये जो चालकता है, ये चालकता इसमें क्या होगी, तो अपन कहेंगे चालकता इसमें निम्न होती है। चालकता इसमें क्या होती है, निम्न होती है, जबकि इसमें क्या होगी, शून्य होती है। चालकता क्या होगी, यहाँ पे शून्य होती है, जबकि इसमें चालकता क्या होगी, तो अपन कहेंगे इसमें उच्च होती है। और जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे दोस्तों ये अनंत होती है इसमें चालकता आदर्श के अंदर। तो यहाँ पे ये एमीटर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दोस्तों अगर आपको आदर्श शब्द नहीं दिया गया है तो वो अपने आप में कौन सा माना जाता है, सामान्य माना जाता है। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, उतार लीजिए इसको आराम से, उतार लिए। ठीक है, संयोजन, समांतर, श्रेणी क्या मापन करेगा, वोल्टेज का, वो धारा का करेगा। प्रतिरोध इसमें अधिक होगा, उसमें निम्न होगा। इसमें चालकता इसमें निम्न होगी, और उसमें क्या होगी, चालकता अनंत होगी, सॉरी उच्च होगी। आदर्श हमेशा दो ही शब्द जानता है कि क्या, कि है तो वो अनंत जानता है, या फिर क्या जानता है, वो जीरो। इसके अलावा आदर्श कोई भी शब्द नहीं जानता है। दोस्तों आगे अपन चर्चा करते हैं, और आगे चर्चा करते हैं तो ये देखिएगा आगे यहाँ पे जो आपके वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर क्या, ईएमएफ होता है। तो यहाँ पे ईएमएफ दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ के प्रकार, ईएमएफ के प्रकार, टॉपिक डाल लीजिए ईएमएफ के प्रकार। ईएमएफ दो प्रकार के होते हैं भैया। ईएमएफ के प्रकार तो यहाँ सीधा सा लिखेंगे कितने प्रकार, दो प्रकार। अब कौन कौन से हैं, तो पहला जैसे कि आपने कहा गतिज ईएमएफ, गतिज ईएमएफ। तो यहाँ पे ये गतिज ईएमएफ, और ये गतिज ईएमएफ कैसे है, तो अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमारे माइकल फेराडे जी थे, तो माइकल फेराडे ने ये कहा कि भैया ये जैसे एन होता है ये एस होता है, यहाँ पे ये चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार से होती है, और चुंबकीय बल रेखाएं होती है तो इसके बीच में कोई भी चालक है
वो गति कर रहा है, घूम रहा है, इस प्रकार से क्या कर रहा है, ये गति कर रहा है, और इस प्रकार से ये गति कर रहा है तो ये बल रेखाओं को काटेगा, और बल रेखाओं को काटेगा तो इस चालक के अंतर्गत क्या पैदा हो जाएगा, तो अपन कहेंगे ईएमएफ पैदा हो जाएगा। तो ये जो ईएमएफ होता है ये कौन सा होता है, तो अपन कहेंगे एसी तो है, लेकिन घूम करके हुआ कि नहीं हुआ, तो हुआ। तो यहाँ पे जब ये घूम करके होता है तो ये गतिज ईएमएफ कहलाता है। तो सीधी भाषा में कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र को किसी गतिशील चालक द्वारा छेदन कराया जाता है तो उसके अंदर जो ईएमएफ पैदा होता है वो आपका गतिज ईएमएफ कहलाता है। तो सीधा लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र को या चुंबकीय बल रेखा को ऐसे लिखो सीधा, चुंबकीय फ्लक्स लिखो, चुंबकीय फ्लक्स को गतिशील चालक से छेदन करवाया जाता है तो चालक में एसी ईएमएफ उत्पन्न होता है। एसी ईएमएफ उत्पन्न होता है, ये लो साहब एसी ईएमएफ उत्पन्न हो गया। अब यहाँ पे जो एसी ईएमएफ जो उत्पन्न होता है, यहाँ पे एसी ईएमएफ जो उत्पन्न होगा वो एसी ईएमएफ आपका किस उपकरण में होता है तो वो भी देखते हैं। तो यहाँ उत्पन्न होता है जो आपका क्या कहलाएगा, गतिज ईएमएफ होता है, गतिज ईएमएफ होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं तो इसका फॉर्मूला होता है E बराबर BL sin थीटा। तो ये चीज ध्यान रखना, ये गतिज ईएमएफ के लिए होता है, और ये अभी जस्ट लोको पायलट की जो एग्जाम लगी थी वहां पर भी पूछा गया था। तो यहाँ पे दोस्तों अगर उदाहरण के रूप में पूछा जाए तो उदाहरण में आपका आ जाएगा जैसे कि जनरेटर, डीसी जनरेटर, यहाँ पे आ जाएगा आपका अल्टरनेटर, क्योंकि अल्टरनेटर, तो इन सभी के अंतर्गत जो ईएमएफ जो पैदा होता है वो कौन सा हो जाएगा, गतिज ईएमएफ। दोस्तों बात करेंगे नंबर 2। नंबर 2 होता है यहाँ पे स्थिर ईएमएफ। अब ये स्थिर ईएमएफ क्या है तो समझिएगा ध्यान से स्थिर ईएमएफ को। यहाँ पे सीधा सा अपन ये कहते हैं कि जैसे कि इस तरह समझिएगा आप, यहाँ पे ये एक लोहे की कोर है और यहाँ पे ये कॉइल है और यहाँ पे दूसरी ये कॉइल है, इसको मैंने जोड़ दिया लोड से और इसको जोड़ दिया किससे, एसी सप्लाई से। जैसे ही मैंने एसी सप्लाई दी तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और ये चुंबकीय जो क्षेत्र होता है ये आपका गतिशील होगा, तो ये इसके अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पे मैंने कहा है चुंबकीय क्षेत्रफल ना कि विद्युत गतिशील, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा। और ये चुंबकीय क्षेत्र है जो बार बार क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र किससे टकराएगा, इस कुंडली से टकराएगा, और इस कुंडली से जब ये ईएमएफ टकराता है तो यहाँ इस कुंडली के अंतर्गत बोलो विद्युत वाहक बल पैदा होगा कि नहीं होगा, तो इसके अंतर्गत होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ अपन कहेंगे ईएमएफ 100% इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करके और यहाँ पे क्या यानी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, तो यहाँ पे ये छेदन हो गया एक तरीके से और इस कुंडली में ईएमएफ पैदा हो गया। अब मुझे ये बताइए कि दोनों में से कौन सी कुंडली गतिशील है, अरे दोनों स्थिर ही तो है, और स्थिर के अंतर भी ईएमएफ बना कि नहीं बना, तो बना, तो ये ईएमएफ कौन सा कहलाएगा, ये स्थिर ईएमएफ कहलाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि चलता नहीं है, अरे तार में प्रवाहित तो होगा लेकिन ये स्थितिज ईएमएफ होगा, स्थितिज, इसको पूरा लिख लीजिए ऐसे, स्थिर मत लिखिए आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ स्थितिज
तो ये स्थितिज ईएमएफ होता है, जिसे स्थिर ईएमएफ ही कहते हैं समझने के लिए। तो अब यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे यानी कि किसी चुंबकीय फ्लक्स को या चुंबकीय क्षेत्र को किसी चुंबकीय फ्लक्स को स्थिर कुंडली से छेदन, किसी चुंबकीय फ्लक्स को स्थिर कुंडली से छेदन करवाया जाता है तो वह स्थितिज ईएमएफ एक मिनट तो करवाया जाता है तो उत्पन्न करवाया जाता है तो उत्पन्न ईएमएफ स्थितिज ईएमएफ कहलाता है। इसको दोस्तों इस प्रकार से समझ सकते हैं, E बराबर -n d∅dt, क्योंकि यहाँ पे n का मतलब है टर्नों की संख्या, कुंडली में कितने टर्नों की संख्या है, उसमें जो चुंबकीय फ्लक्स है वो समय की दर पर क्या कर रहा है, बार बार परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पे ये होता है। आपसे अगर उपकरण पूछा जाए कि इसमें उपकरण कौन सा होता है, तो जैसे के रूप में कहेंगे भैया ट्रांसफॉर्मर। जैसे में क्या आ जाएगा, तो ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर में कौन सा ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो सीधा सीधा कहेंगे भैया गतिज ईएमएफ उत्पन्न होता है। कौन सा ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, तो यहाँ पे स्थिर ईएमएफ उत्पन्न होता है। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना है। तो यहाँ पे दो प्रकार के ईएमएफ पढ़ने पड़े। एक आपका हो गया ये स्थितिज ईएमएफ, जिसे स्थिर ईएमएफ भी कहते हैं, और एक होता है ये गतिज ईएमएफ। गतिज ईएमएफ में आपका E बराबर BLV sin थीटा होता है, और स्थितिज जो ईएमएफ होता है उसमें माइनस, ये जो माइनस होता है ये लेंज नियम को दर्शाता है। किसको दर्शाएगा, लेंज नियम को दर्शाता है। यानी कुंडली में जो ईएमएफ पैदा हुआ था वो आरोपित ईएमएफ के विपरीत दिशा के अंतर्गत होता है। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये आपका विद्युत वाहक बल होता है मेरे दोस्तों, कंप्लीट। क्या हो गया, विद्युत वाहक बल होता है कंप्लीट। अब यहाँ पे ये सारी चीजें आगे चर्चा करते हैं कि इसमें और क्या चीज है। ठीक है, ये तो यहाँ पे आगे देखिएगा, तो यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज है, तो वोल्टेज होता है, वोल्टेज आगे टॉपिक आएगा तो वहां सारी चीजें क्लियर करेंगे। यहाँ पे विद्युत वाहक बल हो गया, यहाँ दो पॉइंट अलग होते हैं, स्टेप पोटेंशियल और एक होता है टच पोटेंशियल। ठीक है, तो उससे पहले अपन पढ़ते हैं, ये देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ आपको। सबसे पहले पढ़ लेते हैं विभव, लेकिन विभव के लिए मुझे जगह चाहिए, तो ये जगह ये क्या डिसमिस कर दिया अभी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब ये कटेगा नहीं। चलो इसको अलग अलग रखते हैं, और अच्छा वो तो गया फिर। चलो यहाँ पे अगला पॉइंट आता है अपना, और अगला पॉइंट क्या है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इसके लिए मैं दोस्तों अलग पेज ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये
थोड़ा सा अब आराम से समझ लीजिए, क्लियर। यहाँ पे तो यहाँ पे अगला टॉपिक अपन ने लिखा, क्या लिखा, विभव। ये लो, ये हो गया विभव यानी पोटेंशियल। पोटेंशियल तो यहाँ विभव कहते किसे हैं? सीधी सी भाषा में अपन कहते हैं कि यहाँ पे एक बिंदु लिया मैंने, लेकिन बिंदु का कोई अता पता नहीं है कि बिंदु है कि नहीं, और यहाँ पे एक ही है, तो ये बिंदु है कि नहीं है, नहीं। तो यहाँ अपन ने कहा कि ये एक पॉइंट है जिसका नाम दे दिया अपन ने अनंत, और इस अनंत पर क्या है, तो अपन ने कहा कि भैया एक ये इकाई आवेश, क्या है ये इकाई आवेश होता है यहाँ पे, ये लो ये इकाई आवेश हो गया। और इकाई आवेश को किसी बिंदु तक, यहाँ पे ये अपन ने क्या क्या, चलो वस्तु मान लीजिए इसको, तो ये वस्तु है। अब इस इकाई आवेश होता है, इस इकाई आवेश को यहाँ से अनंत से किसी बिंदु तक या किसी वस्तु तक लाने में किया गया कार्य, वापस ध्यान से समझिएगा, किसी इकाई आवेश को अनंत से किसी वस्तु तक लाने में किया गया कार्य दोस्तों क्या कहलाता है, तो यहाँ पे अपन सीधा सा कहेंगे विभव कहलाता है, यानी पोटेंशियल कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन सीधी सी अपन समझते हैं, तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पे, किसी इकाई आवेश, किसी इकाई आवेश को अनंत से, किसी इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसी इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। क्या कहलाएगा, तो बात करेंगे विभव कहलाता है, विभव कहलाता है ये। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि जो विभव होता है, विभव का प्रतीक, विभव का अगर मैं प्रतीक की बात करता हूं तो इसका प्रतीक होता है V। अगर मैं मात्रक की बात करता हूं तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है इसका, वोल्ट होता है, यानी कि V। दूसरा मात्रक जो होता है ना इसका, वो क्या होता है, दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, तो यहां पे जैसे कि मैं पहले बात करूं, एक सूत्र लिख लेता हूं, तो यहां पे ये सूत्र, और जो सूत्र होता है वो क्या हो जाएगा, तो यहां पे सीधा लिखेंगे विभव, विभव बराबर कार्य बटा आवेश। क्लियर, ये होता है, तो यहां पे विभव होता है, तो यहां पे भाई इसका तो V हो गया, कार्य का W हो गया, और यहाँ आवेश का क्या हो गया, तो आवेश का क्या होता है, तो आवेश का सीधा होता है Q। तो यहाँ पे सीधा सा पड़ा कि V बराबर W बटा Q होता है। अब मेरे दोस्तों आप गौर कीजिएगा, दूसरा मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, बीच में बटा है तो प्रति लगाएंगे, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। क्या हो जाएगा, कूलाम। तो यहाँ पे दूसरा मात्रक, पहला मात्रक और ये दूसरा मात्रक, तो एक तो हो गया वोल्ट और दूसरा हो गया जूल प्रति कूलाम होता है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये कौन सी राशि है, तो ये एक प्रकार की अदिश राशि होती है। कौन सी राशि हो जाएगी, अदिश राशि होती है, जिसे स्केलर अपन कहते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर मैं बात करूं इसमें बीमा की,
मैं बात करूं इसमें विमा की, तो भैया विमा क्या होती है, इसमें विमा होती है m1l2t-3 और a की पावर -1 होती है दोस्तों, ये इसकी क्या हो जाएगी, विमा होती है। तो ये सारी जानकारी अपन ने ली यहाँ पे कि प्रतीक होता है V, यहाँ पे मात्रक होता है वोल्ट, दूसरा मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, राशि कौन सी है, अदिश, सूत्र होता है विभव बराबर कार्य बटा आवेश यानी कि V बराबर W बटा Q। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं विमा हो गई, इसके अलावा यहाँ पे बात करेंगे कि 1 वोल्ट बराबर होता है एक जूल प्रति कूलाम, 1 जूल प्रति कूलाम होता है। ये थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऐसे भी इसको दर्शा सकते हैं, कई बार इस प्रकार से पूछ लेता है, इस प्रकार से। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे W, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, एक तो Q आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आपको V निकालना है, तो दोस्तों V निकालना है तो V को छुपा लीजिए तो W बटा Q, Q निकालना है तो W बटा Q, और W ही निकालना है, कार्य निकालना है तो आवेश इंटू क्या होता है, विभव होता है। ये दोनों इंटू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा मेथड है। अब बात करते हैं कि जो विभव होता है, ये विभव 2 प्रकार का होता है। विभव कितने प्रकार का होता है दोस्तों, यहाँ पे 2 प्रकार का होता है। ये आपने उतार लिया है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और ये लीजिए अगला पॉइंट यहाँ पे, और थोड़ा सा यहाँ इसको मैंने क्लियर कर दिया, और थोड़ा सा देखिएगा विभव के बारे में। तो यहाँ पे विभव के प्रकार, विभव के प्रकार, विभव के प्रकार। दोस्तों विभव के प्रकार कौन कौन से हैं, तो जैसे कि मैंने पहला कहा धनात्मक, यहाँ पे धनात्मक विभव, क्या, धनात्मक विभव। और दूसरा जो होता है वो दूसरा क्या है, यहाँ पे ऋणात्मक विभव। क्लियर। अब यहाँ पे इनमें होता क्या है, इसमें बिल्कुल वो नहीं है। धनात्मक जो विभव होता है, यहाँ पे अनंत से वस्तु तक जो कार्य होता है वो आपका क्या कहलाएगा, धनात्मक विभव। यानी अनंत से वस्तु तक कार्य, और यहां पे उल्टा हो जाएगा, वस्तु से अनंत तक कार्य। ये तो अनंत से वस्तु तक जो कार्य होता है वो आपका धनात्मक विभव, और वस्तु से अनंत तक जो कार्य होता है वो आपका क्या होता है, यहाँ पे ऋणात्मक विभव कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और होते हैं, क्या, जैसे कि अगर विभव के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो विभव होता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 2 बिंदु है ये, और 2 समान पॉइंट है, यहाँ 10-10 वोल्टेज ले लिया, तो भैया 10-10 वोल्टेज ले लिया है, तो यहाँ पे धारा किधर जाएगी, तो धारा बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं होगी। अर्थात 2 समान बिंदु के मध्य धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो इसको मैं लिख देता हूं, यहाँ पे 2 समान आवेशित विभव, 2 समान आवेशित विभव के मध्य धारा प्रवाहित नहीं होती है। यहाँ पे तो धारा प्रवाहित बिल्कुल भी नहीं होती है। तो 2 समान आवेशित विभव के मध्य धारा प्रवाहित नहीं होती है। यहाँ पे करना क्या पड़ेगा कि दोनों विभव जो है वो समान नहीं होने चाहिए। तो 2 समान आवेशित जो विभव होते हैं वो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पे जो विभव होता है
यहाँ पे जो विभव होता है, ये जो विभव होगा ये आपके ईएमएफ से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि पृथ्वी का विभव, पृथ्वी का विभव, पृथ्वी का विभव, भैया आवाज नहीं, पृथ्वी का विभव लगभग लगभग शून्य होता है। तो लगभग कितना होता है, शून्य होता है। एक चीज और यहीं पे ध्यान रख लेना कि जो पृथ्वी का प्रतिरोध, प्रतिरोध, पृथ्वी का प्रतिरोध भी लगभग क्या होता है, लगभग शून्य होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, और यहाँ पे जो बात करेंगे वो क्या है कि कोई भी जैसे ठोस गोला होता है और ठोस गोले के प्रत्येक बिंदु पर, नेक्स्ट यहाँ पे जैसे मैं इसको थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ, यहाँ पे बात करते हैं ठोस, ठोस आवेशित, ठोस आवेशित, ठोस आवेशित गोले के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, लेकिन तीव्रता, केंद्र में शून्य होती है। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखना, यानी कोई भी ठोस गोला है और ठोस गोले के प्रत्येक जो पॉइंट होते हैं उस पर विभव का मान तो क्या होगा, समान होता है, लेकिन यहाँ पे जो तीव्रता की बात करते हैं, तीव्रता यहाँ परिधि पे तो अधिक होगी, लेकिन केंद्र पर क्या होती है, तीव्रता शून्य होती है। तो ये सारी चीजें अपने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ विभव के प्रकार हो गए, तो यहाँ धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। ठीक है, फिर दो समान आवेशित जो विभव के मध्य में, यानी कि मैंने आपको इसमें समझाया कि यहाँ पे ये है और ये दो पॉइंट है और ये दो समान है, यानी 10 एम्पियर, सॉरी यहाँ पे ये चीज 10 वोल्टेज और यहाँ पे 10 वोल्टेज, तो बोलो यहाँ पे विभव समान है कि नहीं है, ये 10 ही है दोस्तों ना। यहाँ पे 10-10 वोल्टेज है, तो इसमें धारा का प्रवाह यानी आई का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा समान होने पर। ठीक है, अब इसको आराम से आप उतार दीजिए, आग से उतार। आज तो जो फोन आ रहे हैं ये भी धड़ाधड़। पृथ्वी कह दो चाहे वस्तु कह दो। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पे अगला जो पॉइंट आता है, तो यहाँ पे ये अब होता है, यहाँ पे दो प्रकार के जैसे विभव और होते हैं, और दो प्रकार के वो विभव कौन से हैं दोस्तों, तो यहाँ पे समझते हैं, जैसे कि यहाँ इस डायग्राम के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे ये एक होता है आपका स्टेप पोटेंशियल और एक होता है दोस्तों ये अगला जो पॉइंट है अपना वो क्या है, तो सीधा सा अपन बात करेंगे कि वो आपका जो पॉइंट रहेगा वो है स्टेप पोटेंशियल, यानी कि सोपानी विभव। अब ये दोस्तों स्टेप पोटेंशियल क्या है, थोड़ा सा इसके अंतर्गत ध्यान से समझिएगा। मैं बात कर रहा हूँ कि ये एक चालक पोल है, यानी कि ये सॉरी खंबा है,
और यहाँ पर ये जो लाइन जा रही है ये इस प्रकार से, और लाइन का तार टूट करके इस लोहे के पोल के टच हो गया, और यहाँ एक भाई साहब है पप्पू लाल, और यहाँ पे ये जो भाई साहब है ये इस पोल के क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। ठीक है, और अगर ये स्पर्श कर रहा है, यहाँ पे ये स्पर्श कर रहा है और ये जमीन पे खड़ा है, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि जो सब स्टेशन है, सब स्टेशन की कोई धरातल वहां पे खड़ा है, और यहाँ पे इसने एक हाथ को क्या कर दिया, एक जमीन से टच कर दिया, तो यह हाथ से हाथ के मध्य में जो करंट आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल, या सॉरी स्टेप पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक दूसरा यहाँ डमरू लाल है, और ये डमरू लाल खड़ा है, लेकिन ये डमरू लाल इसके हाथ नहीं लगा रहा, और हाथ नहीं लगा रहा है, लेकिन जैसे ये पोल है तो इसके अंदर धारा आती है, तो ये ऐसे इस प्रकार से दूर दूर तक ऐसे फैलती है ये, और ये इस प्रकार से जब ये फैलती है तो भैया इसका एक पैर तो यहाँ है और एक पैर यहाँ है। अगर दो पैरों के मध्य, अगर दो पैरों के मध्य, ध्यान रखना, दो पैरों के मध्य 0.5 मीटर से अधिक का गैप है, तो इस डमरू लाल के यहां से करंट इधर से और इधर से निकलेगा, यानी दो पैरों के मध्य में जो विभव होता है वो आपका क्या कहलाएगा, वो कहलाता है स्टेप पोटेंशियल, सॉरी यानी कि ये तो हो गया टच पोटेंशियल और ये होता है स्टेप पोटेंशियल होता है। तो दोनों को ही मैं समझा रहा हूं क्योंकि सीधा सा टच कर दिया इसने, तो ये टच पोटेंशियल हो गया, और ये क्या कर रहा है, तो ये यहाँ पे, अब ये कैसे जाए भैया, दोनों पैरों को पास पास चिपका लेना है, क्योंकि जस्ट मैंने अभी समझाया आपको क्या कि यहाँ पे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और यहाँ पे दूरी ज्यादा है, और दूरी ज्यादा होने के कारण जैसे सपोज कीजिए यहाँ आपका 500 वोल्टेज है और इधर आपका 300 वोल्टेज है, तो ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा प्रवाहित होगी कि नहीं होगी, होगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे इधर करंट लगेगा, तो ये तो होता है स्टेप पोटेंशियल। अब इसको निकलना कैसे है, दोनों पैरों को आराम से चिपकाऊं पास में, और ये स्टेप करते हुए जैसे मेंढक जाता है तो मेंढक की तरह उछल उछल के एक साथ दोनों पैरों को चलना पड़ेगा। अगर दोनों पैरों के मध्य में 0.5 मीटर से ज्यादा का गैप हो गया तो इसे डमरू लाल के क्या लग जाएगा, करंट लग जाएगा। अब ये दो है, दोनों में से खतरनाक झटका किसके लगेगा, तो सीधी बात है इस भाई साहब ने तो डायरेक्ट टच ही कर रखा है, तो यहाँ पे टच पोटेंशियल ज्यादा होगा और स्टेप पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कौन सा है ये, स्टेप पोटेंशियल, और स्टेप पोटेंशियल में सीधा कहेंगे कि किसी सब स्टेशन, तो मैं लिख रहा हूं किसी सब स्टेशन, किसी सब स्टेशन के धरातल पर धारावाही चालक किसी सब स्टेशन के धरातल पर धारावाही चालक दोष, चालक या दोष को उठाओ यहाँ से, धारावाही चालक भूमि के संपर्क में होता है, भूमि के धरातल पर धारावाही चालक संपर्क में आता है, संपर्क में आता है तो व्यक्ति के दोनों पैरों के मध्य 0.5 मीटर से अधिक दूरी होती है तो उसमें प्रवाहित
प्रवाहित विभव स्टेप पोटेंशियल कहलाता है। स्टेप विभव कहलाता है। तो सीधा सा याद रखना है अपन को तो कि यहाँ पे कि 0.5 मीटर से अधिक होने पर दो पैरों के मध्य में जो विभव लगता है वो आपका क्या कहलाएगा, सोपानी विभव यानी स्टेप पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है, इसमें ज्यादा याद नहीं रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आगे चलते हैं और अगला जो पॉइंट आता है यहाँ पे ये दूसरा आएगा दोस्तों। यहाँ पे ये आता है आपके स्पर्श विभव, और ये स्पर्श विभव क्या है समझिएगा इसको ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पे ये स्पर्श विभव होता है, और ये स्पर्श विभव क्या है, तो अभी मैंने बताया आपको टच पोटेंशियल। तो जब किसी सब स्टेशन के धरातल पर चालक तार को अगर वो छू लेता है, जब किसी सब स्टेशन पर चालक जब किसी सब स्टेशन पर धारावाही चालक को स्पर्श करता है तो उसमें प्रवाहित विभव टच या स्पर्श विभव कहलाता है। स्पर्श विभव कहलाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे अगर वो सीधी सी बात है, यहाँ पे ये पोल है और यहाँ पे कोई चालक तार, सीधी सी भाषा में मैं समझाऊं तो यहाँ से टूट करके ये आ गया और ये धरातल है। तो धरातल है तो भैया यहाँ पे करंट इस क्षेत्र में जो फैल रहा है, अगर कोई व्यक्ति इसके टच करता है हाथ, तो दूसरा हाथ अगर ये टच करता है तो यहाँ पे ये तो कहलाएगा टच पोटेंशियल, यानी कि टच। और यहाँ पे कोई दूसरा कैंडिडेट है, उसका एक पैर यहाँ है और एक पैर यहाँ है, इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से दो पैरों के मध्य है, तो दो पैरों के मध्य अगर दूरी 0.5 मीटर से ज़्यादा है, 0.5 मीटर से अगर ज़्यादा है, यहाँ पे मैं बात करूँगा अगर दूरी यहाँ पे कितनी 0.5 मीटर से अगर अधिक है, तो इन दोनों पैरों के मध्य में धारा प्रवाहित होगी, तो यहाँ झटका लगेगा। तो ये तो क्या कहलाएगा, स्टेप पोटेंशियल। ये स्टेप पोटेंशियल कहलाएगा और ये सीधा टच कर रखा है, तो यहाँ पे टच पोटेंशियल होता है। अब दोनों में ज्यादा कौन है, तो यहाँ बात करेंगे, एक होता है टच विभव और एक होता है यहाँ पे स्पर्श विभव। ये तो यहाँ पे आपका टच पोटेंशियल ज्यादा होगा और स्पर्श टच हो गया यानी स्पर्श, और ये स्टेप हो गया, इसको लिखना पड़ेगा स्टेप, क्योंकि स्पर्श और टच तो एक ही है ना। तो यहाँ पे ये टच पोटेंशियल हो गया, टच का मतलब स्पर्श हो गया, और एक कौन सा था, स्टेप पोटेंशियल यानी विभव। तो ये चीज ध्यान रखना। तो टच विभव है वो क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, और अगला पॉइंट क्या आता है, अब यहाँ पे अगला पॉइंट अपन चलते हैं, और अगला पॉइंट आता है दोस्तों यहाँ पे विभवांतर। अगला पॉइंट डाल लीजिए आप, और यहाँ पे इसको ध्यान पूर्वक समझना है। ये तो विभवांतर क्या है, तो सीधी सी भाषा में कहते हैं, कोई भी धारावाही है और दो बिंदु है, तो यहाँ पे एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है।
यहाँ पे ये 20 वोल्टेज है और यहाँ पे 15 वोल्टेज है। तो भैया दो बिंदुओं के मध्य में, यहाँ पे दो बिंदुओं के मध्य में जो विभव का जो अंतर आ रहा है, विभव का जो अंतर आ रहा है, इस अंतर को ही अपन क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अरे क्या कहेंगे, विभवांतर कहते हैं। तो सीधी सी भाषा में अगर समझते हैं ये, तो यहाँ पे कहेंगे दो धारावाही बिंदु, दो धारावाही बिंदु, दो धारावाही बिंदु पर उत्पन्न विभव का अंतर बिंदु के मध्य विभवांतर कहलाता है। मध्य विभवांतर कहलाता है यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे सीधा है प्रतीक आपसे पूछा जाए तो भैया प्रतीक इसका होता है V। इससे मात्रक पूछा जाए तो सीधा मात्रक होता है वोल्ट। क्या हो जाएगा, वोल्ट। आपसे सीधा इसमें विभवांतर के बारे में पूछा जाएगा कि विभवांतर राशि कौन सी है, तो राशि बता देना कौन सी होती है, तो अदिश। कौन सी होती है, अदिश राशि होती है। सॉरी, यहाँ पे कौन सी राशि होगी, तो अपन बात करेंगे अदिश। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा विमा। तो यहाँ पे विमा होती है m1 L2 T-3 और a की पावर -1। तो यहाँ पे ये विमा होती है। अब ये जो विभवांतर होता है, तो विभवांतर के बिना धारा का प्रवाह नहीं होता है और बिना धारा के विभवांतर भी नहीं होता है। तो यहाँ पे अपन सीधा समझते हैं, यहाँ पे बिना विभवांतर धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगर दोस्तों धारा शून्य है, धारा बराबर शून्य है, तो विभव बराबर भी क्या हो जाएगा, शून्य। यानी कि मैं इसको चलो लैंग्वेज में लिख देता हूँ, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। धारा का मान शून्य होता है तो विभवांतर का मान भी शून्य होता है। दूसरी चीज, विभवांतर को बिना लोड ज्ञात नहीं कर सकते। यहाँ पे बात करेंगे विभवांतर को बिना लोड ज्ञात नहीं करते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या हो चुका है, विभवांतर हो चुका है। उतार लीजिए आराम से। तो ये आपका क्या हो चुका है, विभवांतर कंप्लीट हो चुका है। क्लियर। आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। और अगला पॉइंट क्या है, तो ये वोल्टेज में तो दोस्तों ज्यादा कोई वो नहीं है। तो देखिए यहाँ वोल्टेज के बारे में समझते हैं। तो वोल्टेज होता क्या है, तो अभी आपने क्या क्या पढ़ा, तो यहाँ पे अपन सीधा कहेंगे कि भैया EMF, ठीक है, हमने EMF पढ़ा,
हमने यहाँ पे विभव पढ़ा, विभव, यहाँ हमने क्या पढ़ा, विभवांतर, यहाँ पे क्या पढ़ा, विभवांतर। तीन शब्द पढ़े, ईएमएफ, विभव, विभवांतर के वोल्ट मान को वोल्टेज में दर्शाना ही वोल्टेज कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है। यहां पे आपसे पूछा जाएगा कि इसका प्रतीक क्या है, तो प्रतीक बराबर V। आपसे पूछा जाएगा मात्रक, तो ध्यान रखिएगा मात्रक होता है इसका वोल्ट, वोल्ट का प्रतीक ये पहला मात्रक। दूसरा मात्रक थोड़ी देर पहले और निकाला था आपने, क्या, तो यहाँ पे दूसरा मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 वोल्ट बराबर एक जूल प्रति कूलाम, ये ठीक है। ये तो ये वोल्टेज हुआ। अभी वोल्टेज के बारे में आगे समझते हैं, क्योंकि ये वोल्टेज है। अब यहाँ वोल्टेज में और क्या क्या है थोड़ा सा मैं और समझाता हूँ। आगे देखो, यहाँ पे इसको तो मैंने ये सेव कर लिया, और यहाँ पे ये चीज, तो यहाँ दोस्तों वोल्टेज होता है, अगर मैं इस वोल्टेज के सूत्र की बात करता हूं, यहाँ पे अगर वोल्टेज के मैं फॉर्मूले की बात करता हूं दोस्तों सूत्र, तो इसके अनेक फॉर्मूले बन जाते हैं। जैसे V बराबर क्या होता है, IR होता है, ठीक है, वोल्टेज। एक बार बार अपन ये भी देखते हैं कि P बराबर VI होता है। भाई P बराबर क्या होता है, VI होता है। तो अगर V निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, P बटा क्या हो जाएगा, I। दूसरा हो गया ना। नेक्स्ट जैसे ये भी कहते हैं I बराबर V स्क्वायर बटा क्या होता है, R होता है, और एक P बराबर, और P बराबर एक होता है I स्क्वायर R होता है। तो यहाँ पे अगर आपको वोल्टेज चाहिए तो भैया मैं वोल्टेज यहाँ से निकालता हूँ, ये दोनों हो जाएंगे इनटू में। तो यहाँ पे V बराबर अंडर रूट के अंदर P इंटू R, ये इस प्रकार से हो जाएगा एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे P बराबर यानी कि ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे V बराबर IR तो होता ही है, ये तो लिख ही दिया ना। तो V बराबर यहाँ पे I बटा Z, एक ये फॉर्मूला होता है। एक V बराबर I इंटू XC होता है। यहाँ पे V बराबर यहाँ I इंटू, ये बीच में इंटू है भैया ना, यहाँ पे XL होता है, ये चीजें। तो यहाँ पे V बराबर V बराबर V बराबर V बराबर V बराबर V बराबर, तो ये सारे के सारे वोल्टेज के लिए होते हैं। तो ये आप आराम से उतार लीजिए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज रहोगे। V का मतलब होता है यहाँ पे वोल्टेज, I का मतलब होता है यहाँ पे धारा, ठीक है। यहाँ पे R का मतलब होता है प्रतिरोध, यहाँ पे P का मतलब होता है पावर यानी कि पावर शक्ति। यहाँ पे XL पूछे तो प्रेरणिक प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात। XC पूछे तो धारितीय प्रतिघात। Z पूछे तो प्रतिबाधा, ठीक है। और क्या है, और तो कोई ये नहीं है। तो सारी चीजें अपन यहाँ पे डिटेल से लिख दे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आपको लेके चलता हूँ अलग। तो यहाँ पे इसको तो अपन ने सेव कर लिया, और यहाँ पे बात करते हैं वोल्टेज के मान के आधार पर इसके प्रकार की। तो यहाँ पे बात करते हैं वोल्टेज के मान
के आधार पर प्रकार। तो यह प्रकार अगर देखते हैं तो किसके आधार पे, मान के आधार पर। तो यहाँ पे अगर मैं पहला पूछूं तो अपन कहेंगे भैया इसका होता है निम्न वोल्टेज। कितना हो जाएगा, तो निम्न वोल्टेज। दूसरा होता है यहाँ पे बात करेंगे कि मध्यम वोल्टेज, मध्यम वोल्टेज। तीसरा होता है यहाँ पे उच्च वोल्टेज, ये उच्च वोल्टेज। और चौथा होता है यहाँ पे अति उच्च वोल्टेज। तो अति उच्च वोल्टेज, अब समझो ध्यान से, निम्न वोल्टेज हो गया, मध्यम वोल्टेज हो गया, उच्च वोल्टेज हो गया, अति उच्च वोल्टेज हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों ये है। अब इनका जो मान है वो भी तो अपन रखें। तो भैया निम्न जो मान होता है वो कितना तक होता है, तो अपन कहेंगे, इसको मैं पूरा लिख देता हूं, 0 वोल्ट से 250 वोल्ट तक। ये क्लियर। फिर आता है मध्यम। तो मध्यम के अंतर्गत कितना आ जाएगा, 251 वोल्ट से 650 वोल्ट तक। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं उच्च वोल्टेज के अंतर्गत। तो यहाँ पे 651 वोल्ट से 33 केवी तक। इसमें 11 केवी, 22 केवी सब आ जाता है। और अति उच्च वोल्टेज की बात करते हैं तो भैया 33 केवी से अधिक, 33 केवी से अधिक। और दोस्तों ये जो डाटा है ये किसके अनुसार है, तो ध्यान रखना ये नियम 28 के अनुसार, नियम 28 के अनुसार। तो नियम 28 के अनुसार क्या है, ये 4 प्रकार होते हैं। तो प्रकार कितने होंगे, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 4 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे निम्न वोल्टेज हो गया, एक आपका मध्यम वोल्टेज हो गया, उच्च वोल्टेज, और एक हो गया अति उच्च। इंग्लिश में बात करें तो लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज और हाई यानी कि अति उच्च वोल्टेज यानी कि ओवर एक्स्ट्रा वोल्टेज होता है। तो ये हाई टेंशन, ये पूरा का पूरा ये आपका वोल्टेज का प्रकार होता है। तो यहाँ पे ये वोल्टेज होता है कंप्लीट दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ये वोल्टेज होता है बिल्कुल कंप्लीट। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं। देखो एक शब्द होगा तो मैं पढ़ाता हूँ इसमें, या चलो वोल्ट, ये तो अपन ने देख ही लिया अभी, ठीक है। ये छोटे छोटे शब्द है तो इनको और देख लीजिए आप। एक लिखिएगा दोस्तों यहाँ पे, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं टर्मिनल वोल्टेज जो होता है, यहाँ पे जैसे कि मैंने बात किया, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे एक ये सेल लिया, ठीक है, ये सेल है और ये है एक लोड, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ इस सेल के अंतर्गत मैंने कहा कि जैसे मान लेते हैं कि 5 वोल्टेज है, तो मेरे दोस्तों ये जो 5 वोल्ट है ना, ये तो है ईएमएफ। क्या है, ईएमएफ। और यहाँ से यहाँ तक मैं लेके जाता हूँ भाई, ऐसे तो लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे, और यहाँ पे जब मैं इस लोड के टर्मिनलों पर जब मापता हूँ, तो यहाँ पे जब मापा गया वोल्टेज, जैसे मैं कहूँ ये वोल्टेज, तो ये होता है टर्मिनल वोल्टेज। ये क्या होगा, तो मैं कहूँगा टर्मिनल वोल्टेज। ये शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे बी और टी, टर्मिनल वोल्टेज। दूसरी चीज, यहाँ आपको ये 5 है तो यहाँ 5 मिलेगा क्या, जी नहीं। यहाँ मान लेते हैं कि 4.6 वोल्टेज मुझे देखने को मिला, तो भैया यहाँ पे बाकी कहाँ गया, तो 0.4 खर्च हो गया। तो मैंने कहा कि भैया 0.4 यहाँ हो गया, और इसे कहते हैं ड्रॉप वोल्टेज। इसे क्या कहेंगे, ड्रॉप वोल्टेज कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, इसे ड्रॉप वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ड्रॉप वोल्टेज भी आ गया, टर्मिनल वोल्टेज भी आ गया। तो लोड के सिरों पर मापा गया वोल्टेज, सीधा सा लिखा अपन ने, लोड के
सिरों पर मापा गया वोल्टेज क्या कहलाएगा? टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है, जिसको VT से अपन दर्शाते हैं। तो मापा गया वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। ये लो, एक होता है वोल्टेज ड्रॉप या VIR ड्रॉप कह दो, इसे खपत वोल्टेज भी कहते हैं। क्या कहेंगे? खर्च वोल्टेज कह दो, खर्च, या फिर इसे खपत वोल्टेज भी कहते हैं। तो ये किसके कारण होगा? प्रतिरोध के कारण, है ना। तो यहां लिखेंगे प्रतिरोध व ऊष्मा के कारण नष्ट वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज कहलाता है। ड्रॉप वोल्टेज कहलाता है। तो यहां पे मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो टर्मिनल वोल्टेज हो गया और ड्रॉप वोल्टेज हो गया, एक आपका EMF होता है। तो ठीक है, उतारिएगा जल्दी। यहां पे आगे चलते हैं, और आगे क्या है तो ये देखिएगा। आगे यहां पे एक दोस्तों भंजन वोल्टेज, ये भंजन वोल्टेज है, और इसको और समझते हैं। ये भंजन वोल्टेज है, तो ये भंजन वोल्टेज जिसे ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं, इसी को दोस्तों क्या कहते हैं? पंचर वोल्टेज भी कहते हैं। पंचर वोल्टेज भी कहते हैं। अब इसको ध्यान से समझिए। मैंने कहा कि ये एक तार है, और तार के ऊपर ये इंसुलेशन चढ़ाक आ रहा है। ठीक है, ये इंसुलेशन चढ़ाक आ रहा है। अब वह न्यूनतम वोल्टेज जो इस इंसुलेशन को पिघला दे, खराब कर दे, तोड़ दे, ब्रेक कर दे, तो वह वोल्टेज क्या कहलाएगा? ब्रेक डाउन वोल्टेज या भंजन वोल्टेज कहलाता है। तो न्यूनतम लेंगे, अधिकतम नहीं। भाई जैसे सपोज करो एक तो 500 वोल्टेज में भी पिघल रहा है और एक 11 पे पिघल रहा है, तो 11 पे थोड़ी होगा, तो यानी न्यूनतम वोल्टेज। तो यहां लिखेंगे वह न्यूनतम वोल्टेज, जो इंसुलेशन को खराब का मतलब समझ गए? खराब वह न्यूनतम वोल्टेज जो इंसुलेशन को खराब करता है, भंजन वोल्टेज कहलाता है। क्या कहलाएगा? भंजन वोल्टेज कहलाता है। ये तो यहाँ पे अपन ने वोल्टेज से संबंधित सारे जितने भी फैक्ट थे वो सारे के सारे दोस्तों देख लिए हैं। अब जो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आगे का जो मैटर है वो अपन देखेंगे। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो फिर मुलाकात करते हैं।